नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो संधि का था, व्यंजन संधि का, उसी के आगे का आज हम लोग बात करने वाले हैं। और पिछले संधि के नियम में एक नियम हमने बताया था, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए बहुत बारीकी से चर्चा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वो ह संबंधी नियम था, पहले वो बता लेता हूँ, फिर मैं ये इस उदाहरण के माध्यम से अगला नियम समझा दूंगा। फिर से ये आधे घंटे का वीडियो होगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमने ये कहा था कि यदि त के बाद यदि ह का योग हो तो इस त का परिवर्तन द में हो जाता है तथा इस ह का परिवर्तन या तो ध में हो जाता है, और इसके अलावा हमने ये कहा कि अगर नहीं भी होगा तो भी वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यह बताना क्या होता है, मैंने यह नहीं बताया कि यहाँ पर ह की जगह ध ही क्यों होता है। तो त के ही बाद ह नहीं, बल्कि ह तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो याद रहे, जब भी किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क के बाद, ये पहला वर्ग है ना, ह आ गया, ठीक है। तो याद रहे इसका तो हमेशा ये ग होगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने चर्चा किया था कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सघोष का अगर योग होता है तो वह प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ह का परिवर्तन हमने क्या बताया कि हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो भी सही है। तो चलिए भैया, नहीं होगा तो ये तो ह है, लेकिन होगा तो क्या होगा, तो इस वर्ग का चौथा ही होता है, तो यहाँ पर घ के रूप में होगा। देखिए यहाँ पर जो त है तो इसका चौथा क्या होता है, ध होता है, इसीलिए वहाँ पर ह त के बाद यदि ह का योग होता है तो ह के जगह ध हो जाता है और त के जगह द हो जाता है। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि देखिए, यदि ह का योग किसी वर्ग के पहले वर्ण से होता है तो इस क का परिवर्तन या फिर त का परिवर्तन अपने ही वर्ग के तीसरे में होगा, और इस ह के जगह इसी वर्ग का चौथा होगा घ, या ये चुपचाप नहीं चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि त से ये ह हो गया तो इसका परिवर्तन द में हो जाएगा, और इसका जो परिवर्तन होगा इस ह का, तो ह का क्या होगा, इसके अनुसार होगा ध, ठीक है, इसके अनुसार होगा ध, और या तो नहीं परिवर्तन होगा तो ये तो रहेगा ह। तद्धित, इसका एग्जाम्पल लिया था हमने। एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ। जैसे मानकर चलिए हमारे पास क्या है, वाघरी है, ठीक है ना। तो वाघरी का क्या होगा, ये देखिए क है तो पक्का है कि ये क्या है, वा क होगा, इसके जगह हमने लिख दिया वा क। अब ये देखिए घड़ी, क्या घड़ी शब्द कोई होगा, नहीं होगा सर, तो निश्चित रूप से यहाँ पर घ की जगह क्या है, ह, हरि होगा। क्यों हरि होगा, मैं वो बता देता हूँ। ये हो गया हरि, ठीक। ये हरि क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ह अगर क के बाद ह आता है, अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर ह आता है तो इसका परिवर्तन उसके तीसरे वाले में ग में हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और इस ह का परिवर्तन इसी वर्ग के चौथे वर्ण का होता है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है। अब सवाल उठता है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सही है, तो वर्तनी की दृष्टि से ये भी सही है। अगर आपको कभी ऐसा दिख गया तो ये भी पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पढ़कर दोनों को आप देखिए, मुझसे मत सुनिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप स्वयं पढ़िए, वाघरी वाघरी, किसी में अंतर आया क्या मेरे उच्चारण में? तो यह नियम है ह संबंधित, अपने नोट में राइट डाउन करिएगा, लिखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं म संबंधी नियम का। मैं ऐसे ही लिख करके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। अब देखिए म संबंधी नियम क्या कहता है, तो जिस दिन हम लोग संधि पढ़ रहे थे, संधि का पहला वीडियो, तो मैंने संधि पर ही विचार किया कि ये वाला संधि सही है कि ये वाला संधि सही है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है इन दोनों में। तो हमने कहा ये दोनों ही संधि क्या है, सही है।
कैसे, उसी समय हमने यह चर्चा किया था, इसका संधि विच्छेद क्या था, सम धन धी। तो हमने यह बताया था कि यदि म के बाद क से लेके म तक के बीच में किसी भी वर्ण का योग हो तो इस म का परिवर्तन किसी में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है, या इसी के पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। इस म का परिवर्तन किस में हो जाता है, पंचमा अक्षर। किसमें, इसी का पंचमा अक्षर जिससे संधि हो रहा है, पंचमा अक्षर। हमने यही बताया था आपको। अब वह म संबंधी नियम यहाँ पर आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको अब याद आ गई होगी, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तब। नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को आप 10-15 मिनट का वीडियो है, आप जल्दी से दे सकते हैं। अगर आपको आता है तो उसका स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसमें। तो अब ये देखिए क्या है कि यदि म के बाद, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यदि म के बाद, ठीक है, क से लेके म तक, क से लेके म तक कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, तो इस म के जगह दो बातें लिखेंगे, या तो अनुस्वार लिखेंगे, ठीक है, या इस म के जगह पर क्या लिखेंगे, इसी म के जगह पर इनमें से जो भी है उसका पंचमा अक्षर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। आइए एग्जाम्पल को सेट करके देखते हैं। ये क्या है, अलंकृत। यहां पर आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एक अनुस्वार। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैं इसका संधि कर रहा हूं, संधि विच्छेद। तो ये हो गया अलम, ये हो गया अलम, धन कृत, ठीक, ये कृत धातु हो गया। इसका भी एक नियम है, पहले ये चर्चा कर लेते हैं म संबंधित नियम में। तो अब आप देखिए म के बाद क्या आया है भाई, क आया है कि नहीं आया है, आया है सर। तो इस म के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए अ, अब इस म के जगह पर क्या हो गया, अनुस्वार, और हमने लिख दिया कृत। एक तो ये सही हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यह वर्तनी की दृष्टि से भी सही है, सब तरीके से संधि की दृष्टि से भी सही है। अब आगे देखिए, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, इसका तो अनुस्वार में चेंज हो गया, ये एक परिवर्तन है। और दूसरा परिवर्तन क्या कहता है कि इसी वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमा अक्षर, इसकी जगह क्या होता है, अंग। तो ये अंग क्या होता है, तो अब देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं, अलंकृत। ये देखिए, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मैंने क्या बताया कि अलंकृत ऐसे भी लिखा जा सकता है और अलंकृत ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको दे देगा इसी तरीके अलम धन कृत का सही संधि क्या है, तो आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में यही आए, आपके पास यह भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि नियम यह कहता है कि यदि म के बाद क से लेके म तक के बीच में कोई भी वर्ण अगर आता है, क से लेके म तक, तो उस म का परिवर्तन या तो अनुस्वार में होगा या उसके पंचमा अक्षर में होगा। किसके पंचमा अक्षर में, जिससे वह योग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क से योग कर रहा है, तो मैंने क का पंचमा अक्षर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो म के जगह पर अलंकृत हो गया। अब देखिए, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल क्या है, अलंकरण। तो इसका मतलब निश्चित रूप से अलंकरण क्या है, यहाँ पर क है, तो अगर अलंकरण ऐसे लिखा गया तो समझ लीजिएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। ये अलंकरण ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। वो अगर उसमें हलंत नहीं लगाए होंगे तो आप लगा लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अलम, ठीक है, धन करण।
तो क से योग हुआ है तो इस म की जगह अनुस्वार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस क का योग होने की वजह इसका पंचमा अक्षर अंगा होता है, ठीक है ना। यहाँ हलंत लगा है तो पक्का हलंत रहेगा, इस म की जगह यह भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे ही करते चले जाइए। अब एक मैं ये बता देता हूँ, देखिए अब संपूर्ण मैंने ये लिखा है तो संपूर्ण ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पूरा का पूरा करके दिखाऊं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए एक ये देखिए कि म में परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मैं करता हूँ, ये हो गया सम धन मान, ठीक है। देखिए भैया अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस म की जगह क्या बन जाएगा अनुस्वार, और हमें पता है या इस म के जगह इसका पंचमाक्षर, भाई पंचमाक्षर म का पंचमाक्षर तो म ही होता है, क्योंकि प से लेके म तक अगर जाएंगे प वर्ग में तो इसका पंचमाक्षर क्या होगा, स्वयं ही होगा ना। तो इसका मतलब या तो ये म में परिवर्तन हो सकता है, तो म स्वयं है तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो याद रहे जब यह प वर्ग के किसी भी वर्ण से योग करेगा तो उसका म ज्यों का त्यों रहेगा। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भाई प वर्ग में उसका पंचमाक्षर म ही आता है। तो इस तरीके से ये सम्मान का समधन मान, देखिए संपूर्ण जैसे मैंने लिखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मैं एग्जाम्पल यहीं पर दिखा देता हूँ। ये देखिए संपूर्ण ऐसे लिखा है और ऐसे भी लिखा है ना, मैंने क्या किया सम धन पूर्ण, ठीक है। अब देखिए म के बाद क्या आया है प, तो क से लेके म के बीच में प आता है कि नहीं, तो इस म के जगह या तो अनुस्वार होगा या इस प का पंचमाक्षर होगा। प का पंचमाक्षर क्या है म है, तो मैंने म लिख दिया। अब जैसे ही होगा तो सम पूर्ण र, आधा म हो गया, या इसके जगह अनुस्वार लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आपको आई होंगी। जब ये म कब नहीं हट रहा है, ऐसे एक नियम बनाकर दे देगा कि जब म के बाद प वर्ग का योग हो तो म नहीं हटता है, ऐसे करके एक नियम दे देगा। लेकिन नियम वास्तव में क्या है, इसी वाला तो लग रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए एक ऐसी भी स्थिति होती है, इसके अलावा भी तो योग हो सकता है। देखिए ना संयोग समधन योग, तो यहाँ पर क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, समयोग क्या लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये जो हमने लिखा है ये सरासर क्या है, गलत है। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा सम धन योग। अब बताइए क्या यह क से लेके म के बीच में आता है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं आता है। जब नहीं आता है तो यह नियम नहीं लगेगा कि अनुस्वार भी हो जाएगा और म भी हो जाएगा। तो देखिए इस स्थिति में हमेशा अनुस्वार ही रहेगा, अर्थात जब क से लेके म के अलावा कोई वर्ण आ रहा है, अर्थात कोई वर्ण क्या, मैं ये बता देता हूँ सभी अंतस्थ और उसमें व्यंजन। जैसे यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलिए ये देखिए, यदि एक तो ये हो गया नियम, यदि म के बाद य र ल व, ये देखिए क्या है भाई अंतस्थ है, स ह, अगर इनका योग होता है तो इस म का सदैव परिवर्तन अनुस्वार में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इसका परिवर्तन सदैव किसमें होगा, अनुस्वार में, म में कभी भी नहीं होगा, पंचमाक्षर में नहीं होगा। अब देखिए मैंने म ही क्यों कहा, इसके बीच में रहेगा तो उसके पंचमाक्षर में भी हो रहा है और अनुस्वार में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पंचमाक्षर में नहीं होगा, केवल और केवल अनुस्वार में होगा। जैसे ये देखिए सम धन योग, अब यहाँ पर देखिए य का है ना योग यहाँ पे, तो ये संयोग, संयोग ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर संविधान लिखा गया, ये संविधान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सम धन विधान, ठीक है,
तो संविधान। तो क्या हुआ, यहाँ पर कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये हमारा ये बिल्कुल सही है, वर्तनी की दृष्टि से ये 100% सही है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं ऐसे लिख दूँ संविधान, ये देखिए पढ़ने को तो संविधान ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। ठीक, क्यों गलत है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन से क्या कर रहा है, योग कर रहा है। य र ल व, इसके अलावा स स स ह से अगर योग करता है म, तो म का परिवर्तन सदैव किस में होता है, अनुस्वार में होता है। तो यही सही है और यह क्या है, गलत है। अब देखिए समधन विधान हो गया। तो अब देखिए जैसे मैं संसार हो गया, संहार हो गया, तो इसको मैं ऐसे न लिख करके ऐसे लिख देता तो आप क्या सोचते, जैसे कि देखिए सम धन हार, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये कभी नहीं करते। क्यों, क्योंकि ह का योग हुआ है तो पक्का है ये क्या होगा, घार। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं यह नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी कोई डाउट लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराता हूं और उस पर मैं फिर से लिख करके आपको समझा करके भेज दूंगा व्यक्तिगत रूप से, अगर नहीं आपको समझ में आया। अब देखिए म संबंधी नियम तो पढ़ लिए और सम, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, म है और ये सम एक उपसर्ग होता है, एक ये क्या होता है, ये सम एक उपसर्ग होता है। और उपसर्ग का नियम एक ये है कि यदि अगर ये सम नामक उपसर्ग किसी स्वर से जुड़ता हो, जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, मैं पहले समझा देता हूँ। ये है कोई भी स्वर हो, स्वर से योग करता हो, ठीक है ना, स्वर से योग करता हो तो क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर ये सम किसी कृत धातु से यदि कृत धातु से अगर योग करता है तो क्या होता है, इन दोनों बातों को भी सीख लीजिए, क्योंकि इस सम उपसर्ग में म भी आ रहा है। ये सब ही नहीं बल्कि अगर कोई उपसर्ग आ जाए, जैसे मान के चलिए निर उपसर्ग एक हमने लिख लिया, यहाँ पे निर उपसर्ग ले लिया, इसके बाद भी अगर वही है कि कोई स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर से योग हो तो क्या होता है। तो देखिए जब यहाँ पर सम आए और ये क्या है हमारे पास, ये एक उपसर्ग है तो उपसर्ग के रूप में है, तो अगर सम उपसर्ग में स्वर का योग हो या किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो, उसमें अगर स्वर का योग होता है तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अर्थात जब विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि किस बात की, तो वास्तव में संधि तो हम मानेंगे व्यंजन संधि ही, लेकिन संधि नहीं होता वहाँ पर, और वहाँ पर हो जाता है योग या संयोग। तो अब यहाँ पर क्या होता है, किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। जब किसी उपसर्ग के बाद स्वर आ जाता है तो किसी प्रकार का संधि नहीं होता, बल्कि वहाँ पर क्या होता है, संयोग होता है। और ये जो कृत धातु की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या बताते हैं कि इस म के बाद जैसे मैंने क्या कहा कि इस सम धन कृत धातु आ रहा है, तो कृत धातु में क्या होता है, इसके जगह या हो जाएगा यह अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, या इसका पंचमाक्षर हो जाएगा, यही बात है उसके अनुसार। लेकिन ये सम क्या है, हमारे पास उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो इस म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार, और इसके अलावा एक सकार का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। और आगम का मतलब हमने बताया था आपको कि एक नए वर्ण का आ जाना। आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव, ये चार शब्दावली को समझाने के बाद ही मैंने संधि पढ़ाना शुरू किया है। तो अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं पहले इसका लेता हूँ, फिर इन दोनों का एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए, जैसे समधन कृत, मैं इसी में क्या कर दे रहा हूँ, कृत तो लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए ये किसका है भाई, संस्कृत। अब आप बताइए इस समधन कृत में ये म का अनुस्वार वह समझ में आता है, लेकिन ये स कहाँ से आ गया। देखिए इस सकार का आगम हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से ये बातें ध्यान रखिएगा कि यदि सम उपसर्ग के बाद
क्री धातु आता है। क्री धातु मतलब क से आने वाले वर्ण, जैसे ये देखिए, ये हो गया कृत, करण, कार, कारण। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है हमारे पास, कृत धातु के हैं, कृत धातु के हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है, ये क्या है, संस्कार, मैं लिख रहा हूं। अब देखिए, अब मैं क्या करूं, ये समधन सकार अगर कोई कर देगा, समधन सकार, तो क्या है, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सकार होगा, जिसके सम सकार, देखिए ये कार, ये पूरा स है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, आधा स, तो निश्चित रूप से ये संधि विच्छेद पूर्ण रूप से गलत है। अब क्या है, किधर गया मिटाने वाला भाई, अब ये जो है फिर से मैं करता हूँ इसको, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, तो हम क्या करते हैं, सम धन कार, ठीक है ना। ये देखिए क्री धातु में है कि नहीं, ये क्री धातु के अंतर्गत अगर आ रहा है तो हमने अभी क्या नियम बताया कि यदि सम उपसर्ग, ये देखिए एक उपसर्ग है, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना शब्द अगर आ रहा है तो वहाँ पर म का अनुस्वार हो जाता है और यहाँ पर नए सकार का आगम हो जाता है। तो देखिएगा सम, इसके जगह हमने ये लिख दिया और इस सकार का आगम हो गया संस्कार। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आप ही देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, संस्करण अगर हो, संस्करण, तो आप आराम से कर देंगे, सम धन करण, ठीक है, या सम धन करण देगा तो आप अपने से कर लेंगे संस्करण। उम्मीद करता हूँ इससे संबंधित नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर सम या किसी भी उपसर्ग का योग किसी स्वर से हो तो क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस केवल और केवल क्या होता है, उसका योग होता है। तो मैं इसको इरेज करता हूं और अब सम को मिटा रहा हूं फिलहाल, और उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल से देता हूं कि अगर सम के बाद किसी स्वर का योग हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक शब्द अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये है समाचार, है कि नहीं है, तो ये देखिए इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम धन आचार। अब देखिए लोग कंफ्यूजन में होंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन में क्या होंगे कि यहाँ पर देख करके ये आ की मात्रा है दीर्घ स्वर संधि में जाएंगे कि दीर्घ संधि है, लेकिन ऐसी गलती करना ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे तोड़े समधन आचार, तो यहाँ पर म पे हलंत है और हल वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन का स्वर से योग जब भी होता है वो सदैव व्यंजन संधि होती है, ना कि स्वर संधि। स्वर संधि के लिए क्या है कि स्वर का ही स्वर से योग होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा कि समाचार का समधन आचार। अब आप बताइए इस म का योग, देखिए स धन म धन आ धन चार पूरा लिख देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं करूँ तो ये देखिएगा, दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे दिख सकता है, स म से माँ हो गया, चार। अब आप बताइए क्या इस संधि से इसमें कोई परिवर्तन आया है क्या? कोई नया विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अगर ऐसे अगर हुआ होता तो मैं मान लेता, लेकिन क्या ये संचार हो गया कि समाचार हो गया? संचार, संचय धन र समाचार, अरे संचार, तो ये संचार उसमें आ जाएगा, अयादि संधि में आ जाएगा। तो हमें अयादि संधि की बात नहीं करना है, संचार नहीं संचय होगा उसका, संचय, संचय धन य बराबर संचय। अब ये देखिए समाचार में हमने यह देखा कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर संधि नहीं संयोग हुआ है, फिर भी हम इसे व्यंजन संधि कहेंगे क्योंकि यहाँ पर व्यंजन का स्वर से योग हुआ है। अब देखिए जैसे कि अब हमने कहा एक निर भी क्या है, उपसर्ग है, किसी स्वर का योग अगर हो जाए, चलिए भाई ये क्या लिखा है, निरूपाय,
ना, निरूपाय। तो निरूपाय का क्या करेंगे आप, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये निरूपाय का क्या होगा, ये देखिए, निर एक उपसर्ग हो गया और इसका हो गया उपाय। अब आप बताइए, छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ का मात्रा है कि नहीं है, तो ये देख लीजिए निरूपाय, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, र का र ही रह गया, ऊ का मात्रा लग गया, निरूपाय। इस तरीके से एक बात हम यह सीख गए कि यदि किसी उपसर्ग के साथ किसी स्वर का योग होता है तो उसमें संधि नहीं बल्कि संयोग होता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन संधि में योग 3 प्रकार से होता है, स्वर का व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आपको आया होगा। एक और नियम बस ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग समाप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 अन्य नियम लेते हैं हम लोग। यदि कोई स्वर है और उसका योग छ से होता है तो च का आगम हो जाता है। च का आगम का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, च एक नया वर्ण स्वयं आ जाता है, आगम का मतलब यह हुआ, और लोप का मतलब गायब हो जाता है। तो ये तो रहेंगे, लेकिन क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये देखिए, आ धन छादन, कोई भी स्वर होने चाहिए, तो आ है कि नहीं है, तो आ धन छादन छ से जुड़ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये तो आ रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये छादन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगम किसका हो जा रहा है, च का। तो चलिए आगम कर देते हैं, यहाँ पर च आ गया, ये क्या हो गया, आच्छादन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। जब किसी स्वर के बाद छ अक्षर आए, छ, तो हमेशा च का आगम हो जाएगा। अब ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, त रू, इसमें देखिए ऊ की मात्रा है कि नहीं है, मैं पूरा नहीं तोड़ रहा हूँ, त धन र, त धन अ धन र धन ऊ, ऐसे नहीं तोड़ रहा हूँ, बस ये तोड़ रहा हूँ। और ये क्या है, छाया। अब आप देखिए ऊ का योग किससे हो रहा है भाई, छ से हो रहा है, और जैसे ही किसी स्वर का योग छ से होता है तो किसका आगम आ जाता है, हो जाता है, तो छ का आगम हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, मैं इसको ये लिखूंगा तरु, अब इसको लिख देता हूँ छाया। अब देखिए इसमें मैं छ का आगम कर देता हूँ, तरु छाया। समझ में आया क्या। अब इसको आप करेंगे और इसका संधि विच्छेद आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद करके बताएंगे। अब दूसरा देखिए, कोई भी स्वर के बाद यदि स आए तो उसमें स के जगह क्या हो जाता है, स हो जाता है, मतलब मूर्धन्य स होता है। परंतु इसमें एक बात बस ध्यान रखना है कि इस स्वर में 2 स्वर को छोड़ दिया जाए। किसको, अ और आ को। मेरी बात समझ में आई क्या। अर्थात यह हुआ कि अ आ के अलावा कोई स्वर आता है, 9 स्वर में कोई स्वर आता है, बस अ और आ के अलावा होना चाहिए। अ अथवा आ के अलावा कोई भी स्वर के बाद यदि स आता है तो उस स के जगह मूर्धन्य स हो जाता है। ये दंती स है, दंत स के जगह मूर्धन्य स का आदेश हो जाता है। अर्थात आदेश का मतलब यह है कि ये खुद परिवर्तित हो जाता है। आगम का अर्थ है कि एक नया वर्ण आ जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल है, ये क्या है, सु धन समा, तो सु रहेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी स्वर हो तो स धन उ कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए उ है, अब उसके बाद में ये समा है। अब चलिए भाई ये उ और स, क्या ये आ है, क्या ये अ है, नहीं है। तो अ आ के अलावा कोई भी स्वर अगर स से योग करता है तो इस स के जगह क्या परिवर्तन हो जाता है, स में। तो बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सु, इसका देखिए सु हो गया। अब इसके जगह मैं स लिख दिया और ये माँ, ये हो गया सुषमा। मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक हो गया। बाकी अभिषेक का आप करेंगे और किस में भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और विषम का आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इतना ही
था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ न कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।